everyone, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all, class 9. जैसा मैंने आपको बताया था, हम ये Why Do We Fall Ill वाला जो चैप्टर था, इसको हमने अपने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया था. तो आज हम जो है इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं. चलिए वो फटाफट से हम चेकआउट करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड थर्ड टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. अब ये तीनों जो है ना गाइस, ये तीनों एक लेक्चर में रखने का इसका मोटो ये है कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. कैसे? ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. और ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है? ट्रीटमेंट बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं हम. एक तो मेडिसिनल पार्ट पे और एक अगर मैं बोलूँ तो अगर हमें कोई डिजीज़ है उसको कैसे ट्रीट करें. जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, फूड पॉइजनिंग हो गई है मुझे, राइट. हम क्या करते हैं जब भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो यूजुअली घर पे हम इनो डाल के पी लेते हैं. क्यों? ताकि एसिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, राइट. और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि हम मेडिसिन लेके काम करें. हमें फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ है या कुछ भी, हमें फीवर हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो व्हाट वी डू इज वी टेक मेडिसिन टू क्योर दैट डिजीज़. हम अपना प्रिवेंशन कैसे लेते हैं कि मेडिसिन लेके. और यही जो फूड पॉइजनिंग की बात हो रही थी उसमें हम थोड़ा बहुत ऐसा भी होता है कि कभी आप की बॉडी ठीक नहीं है तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर सो जाओगे, आप रेस्ट कर लेते हो तो यू फील बेटर. वो क्यों होता है? क्योंकि रेस्ट करने से क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो खुद को प्रॉपर क्योर करना स्टार्ट करती है, वो खुद को ठीक करना स्टार्ट करती है. जो टिश्यूज डैमेज होते हैं उनका भी रिपेयरमेंट होता है, राइट. तो बेसिक जो है ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो यही है. अब एक बार देखते हैं. टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज मैंने आपको बताया आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो. प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन द फीवर, पेन. आपको बुखार है, आपको कहीं पेन हो रहा है तो आप रेस्ट के साथ साथ होता है ना, हम एक पेन किलर ले लेते हैं, उसके बाद हम बहुत बेटर फील करते हैं. तो और वी कैन टेक अ बेड रेस्ट टू. तो ये क्या है गाइस, ये जो है ये है डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट करें, उसको कैसे रिड्यूस करें. नेक्स्ट हम बात करते हैं टू किल द कॉज ऑफ डिजीज. एक तो है कि डिजीज को प्रिवेंट करो, ठीक है, उससे बचो. दूसरा है जो जड़ होती है ना, यानी बीमारी की जो जड़ है उसको कैसे खत्म करें. तो बेसिकली उसको कैसे खत्म करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेके. यूजुअली अगर मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था, लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था पेनिसिलिन का. आई होप आपको याद होगा. पेनिसिलिन क्या है गाइस? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है. वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया कैसे रिप्लिकेट करते हैं, बैक्टीरिया अपना जो सेल वॉल होता है ना उसको रेप्लिकेट करते हैं हमारी बॉडी में आके. तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है, वो उनके सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देती है. अब भाई तुम्हारा तो सेल वॉल ही डैमेज हो गया, तुम किस काम के हो. अब तो वैसे ही बैक्टीरिया खुद ही मर जाते हैं. तो पेनिसिलिन का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया अपने सेल वॉल से खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है, सीधे जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल पे ही अटैक करती है एंड द ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस. और सेल वॉल पे अटैक किया तो बैक्टीरिया का जो सारा प्रोसेस है ना ही वो रेप्लिकेट कर सकता है, अब ना ही किसी तरीके का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. तो बेसिकली ये है उसका ट्रीटमेंट. रिजल्ट, द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकेम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई इजीली. इससे क्या होगा, बैक्टीरिया अपना सेल वॉल नहीं बना पाएगा और मर जाएगा. तो ये होता है गाइस एंटीबायोटिक्स का काम. तो आई होप प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पे गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, आर एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. वायरसेस के केस में एक चीज अलग है. आप एंटीबायोटिक, फॉर एग्जाम्पल आपको कोविड-19 हो गया है, ठीक, क्या कोविड-19 का मेजर पैथोजन कौन है? वायरस है. लेकिन क्या आप एंटीबायोटिक लेके काम चला सकते हो? तो इसका जवाब होगा नो. हर एक पैथोजन जो भी डिजीज कॉज करता है, हर डिजीज के लिए अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती हैं. एक टेबल थी जो मैंने आपको कहा भी था, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें बैक्टीरिया क्या डिजीज कॉज कर रहा है, वायरस क्या डिजीज कॉज कर रहा है, प्रोटोजोआ क्या डिजीज कॉज कर रहा है, वॉर्म्स क्या डिजीज कॉज कर रहे हैं. तो गाइस यही है उसका बेसिक रीजन.
जो पैथोजन जो भी टाइप की डिजीज कॉज करता है, ऐसा नहीं है कि सब में एक एंटीबायोटिक ही काम आएगी। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हर चीज में काम नहीं आती। वायरसेस डू नॉट यूज दीज पाथवे। बेसिक एंटीबायोटिक का क्या काम फंक्शन होता है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे जाके अटैक करती है, यही मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं वायरस की बात करूं गाइस, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायरस के ऊपर ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर का इन वायरसेस का खुद का कोई बायोलॉजिकल बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये हमारे अंदर होस्ट के अंदर घुस करके उसी का बायोकेमिकल पाथवे अपनाने लगते हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है वायरस के लिए जो है मेडिसिन बनाना एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। कोविड-19 के केस की बात करूं, हमने देखा कि कोविड-19 खुद का जो वायरस है वो खुद को अलग अलग पार्ट्स में रेप्लिकेट बहुत जल्दी कर रहा है। पहले कोविड-19 आया, फिर डेल्टा वेरिएंट आया विच वाज अ वेरी डेडली वेरिएंट। अब उसके बाद कौन सा आया था हमारा, जल्दी बताओ, अब जो भी वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए गाइज, ये अभी जो पेंडेमिक का टाइम था ये आपके इस चैप्टर से बहुत ऑलमोस्ट रिलेटेड है। तो ओमिक्रॉन के केस में क्या हुआ, वायरस जो था, वायरस ने खुद के जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना गाइज, ये स्पाइन लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। इन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जब खुद के प्रोटीन्स को चेंज करता है, यानी इसीलिए हर एक वायरस के लिए वैक्सीन या मेडिसिन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर? Next, if we have a common cold, taking antibiotic does not reduce the severity or the duration of disease. मुझे कॉमन कोल्ड है, मुझे जुकाम हो गया है नॉर्मल। अब आपको ये बताया था मैंने कि कॉमन कोल्ड जो है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, यानी वो कम्युनिकेबल होता है, राइट। कॉमन कोल्ड है मुझे, जो वायरस ने कॉज किया है, तो क्या उसमें मैं एंटीबायोटिक लेके अपना काम चला लूंगी? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। जितने दिन को जुकाम होना था, जितने दिन खांसी होनी थी, वो उतने दिन तो चलेगी ही। बस हाँ, एंटीबायोटिक से क्या होगा, जो आपको फीवर और बॉडी एक, ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना, दीज सिम्टम्स गेट रिड्यूस। ये वाले सिम्टम्स रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन आपका जो बाकी वायरल इन्फेक्शन है वो उतने दिन का ही टाइम लेगा जितने दिन उसको लेना है, right? Even then the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. फीवर कैसे आ रहा है, फीवर आ रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो वो फीवर के ऊपर एक्ट करेगा। जो जुकाम हुआ है, जुकाम इज फ्रॉम वायरस, तो वायरस से उसको कोई मतलब नहीं होगा। तो एंटीबायोटिक्स ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नॉट अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड कोविड-19 का जो पेंडेमिक का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आप उसको एग्जाम में प्रॉपर वे में इस टाइप के क्वेश्चन में लिख के आओगे तो यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स गाइज, क्योंकि ये पेंडेमिक इज अ वेरी बिग थिंग। आप लोगों ने इसकी हर चीजें देखी है, रादर देन रीडिंग द हिस्ट्रीज ऑफ अदर डिजीजेस, आपने पेंडेमिक का टाइम देखा है, तो आप थोड़े बहुत इससे फैमिलियर हो गए। नेक्स्ट, अब इसके रीजंस क्या है एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं। वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म, मैंने अभी आपको बताया उसका खुद का कुछ लिमिटेड बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी में घुस के या किसी भी होस्ट की बॉडी में घुस के उसी की बॉडी की मशीनरी पे डिपेंड करने लगता है। एंड वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम टू, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली बहुत कम चीजें होती हैं जो वायरस को जो है बेसिकली टारगेट करती है। नहीं तो ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन वगैरह जो होती है वो हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं ना। आपको क्या लेना चाहिए, यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक। व्हाई वुडंट वी से वी हैव टू गो एड विद एंटीवायरल समथिंग? क्यों? क्योंकि हमें यही पता है कि है ना, एंटीबायोटिक ले लेंगे तो हम उससे ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें ये कॉमन सेंस तो लगाते ही नहीं, अरे अगर वो इन्फेक्शन वायरस ने कॉज किया होगा तो एंटीबायोटिक कैसे काम करेगा उस पर, राइट? Despite this limitation, there are no now effective antiviral drugs. अब एंटीवायरल ड्रग्स आना स्टार्ट हो गए हैं वायरसेस के अगेंस्ट, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है HIV जो कॉज करता है। आप मुझे कमेंट सेशन में HIV का फुल फॉर्म जल्दी से लिखकर बता दीजिए। अब प्रिवेंशन के जर्नल पाथवेज क्या है? It mostly relate to preventing exposure for airborne। देखिए 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न एंड वेक्टरबॉर्न इन्फेक्शंस, ठीक है।
एयरबॉर्न की सीधी सीधी बात करो, कोविड-19 का फिर से एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला था? मास्क पहनना चाहिए। क्यों मास्क पहनना चाहिए? ताकि जो एयर में जो वायरस घूम रहा है वो हमें अटैक ना करे, राइट? इसलिए कि हम ताकि खुद अपना प्रिवेंशन जो है गाइज, ये हमें पता है प्रिवेंशन इज फार 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 बेटर देन क्योर। आप खुद पहले प्रिवेंशन लोगे, आप खुद अपना पहले ही ध्यान रखोगे तो हो सकता है वो डिजीज होने के चांसेस आपको ना हो। तो ये 3 केसेस में होता है, एक तो एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न एंड वेक्टरबॉर्न। एयरबॉर्न में अभी एग्जांपल दिया मास्क पहनने वाला, तो क्यों? क्योंकि वायरस कहाँ था? वायरस एयरबॉर्न था कोविड-19 का। वाटरबॉर्न की बात करें तो मैंने आपको हमेशा कहा है, अगर हम कोई भी टाइप का पानी पी रहे हैं विच इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो वी शुड बॉयल दैट वाटर। उस पानी को बॉयल करके पीना चाहिए ताकि उसमें जो वायरस और बैक्टीरियाज है वो खत्म हो जाए। क्लियर? तो वाटरबॉर्न डिजीजेस, वाटरबॉर्न माइक्रोब्स के लिए और उनसे खुद को, उन इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू बॉयल द वाटर प्योरली। एंड नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, जिनके घर में आरओज नहीं है गाइस, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नहीं तो आरओ वी आर हैविंग, बट स्टिल आरओ का पानी भी है तो गो अहेड, बॉयल एक बार कर लो और उसके बाद जो है देन इट इज प्रॉपरली फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस की। वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन से क्या मतलब है गाइस? हमें कुछ भी चीज़ें जो हैं खुली नहीं रखनी चाहिए। कोई भी हम खाना वाना खाते हैं तो सब्जियां जो होती हैं वो ढक के रखनी चाहिए। वी शुड कीप द कंटेनर्स कवर्ड विद द लिड। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वेक्टर बोर्न डिजीजेस, वेक्टर यानी फ्लाइज हो गई, बहुत सारे बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गई, ये क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं। ये क्या कैरी करते हैं? ये डिजीजेस कैरी करते हैं खुद में। तो इसलिए वी हैव टू स्टे प्रिवेंटिव ऑन दीज मेजर्स। मॉस्किटो ब्रीडिंग गाइज इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन की बात आ गई है गाइज। अब इम्यूनिटी, हम कहते हैं ना कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उस इम्यूनिटी से आपका क्या मतलब है? आपने ये चीज सुनी थी कि किसी को कोविड-19 हो रहा था, किसी को कोरोना हो रहा था, तो उसके बाद 2-3 महीने तक उसको कोई ऐसा नहीं सिम्टम था कि हाँ उसको वापस कोरोना हो जाएगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन है गाइज? एंटीबॉडीज है हमारी बॉडी में WBCs, द व्हाइट ब्लड सेल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ये क्या करती है? ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है। मतलब क्यों बनाती है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिजीज हो रही है, ठीक, हमारी बॉडी आपको पता है खुद एक डॉक्टर है। these WBCs आर द फाइटर ऑफ आवर बॉडीज। ये क्या करती है? ये देखती है हमारी बॉडी में कोई भी टाइप का पैथोजन घुस गया, अगर वो बिल्कुल नया सा है तो हो सकता है कि उसको कभी ना कभी दिक्कत हो जाती है एंटीबॉडी बनाने में। लेकिन अगर वो कुछ पुराना टाइप का ही है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ये सब बहुत पुराने टाइप के पैथोजेंस होते हैं, तो बॉडी क्या करती है? अपने अंदर से एंटीबॉडीज सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। और वो एंटीबॉडीज क्या करती है? जाके सीधे फाइट करती है, यानी जाके सीधे अटैक करती है उन पैथोजेंस पे और उन पैथोजेंस को कर देती है किल। लेकिन ये हर केस में नहीं होता। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें बाहर से एंटीबॉडीज लेनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस वगैरह। तो इनमें क्या होता है गाइस? इंजेक्शंस में, इंजेक्शन जो है आपको एक छोटा सा अमाउंट में लगाया जाता है, राइट? उसके अंदर जो बेसिकली लिक्विड होता है, द मेडिसिन विच इज इंजेक्टेड इन योर बॉडी, वो थोड़ी कम अमाउंट में होती है। उस मेडिसिन में क्या होता है? उस मेडिसिन में होते हैं गाइस डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कैसे बनती है? डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, जो कैसे होते हैं? जो थोड़े से वीक होते हैं। क्लियर? वो हमारी बॉडी के लिए वीक है, लेकिन जो हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस घुस गए हैं उनके लिए वो वीक नहीं है, उनसे वो प्रॉपर फाइटिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्लियर? तो इम्यूनिटी जो है गाइस वो 2 टाइप की होती है। एक तो इनबॉर्न की हमारे अंदर जो ऑलरेडी होती है, द अदर इज अक्वायर्ड। अक्वायर्ड मतलब जो हम बाद में गेन करते हैं, यानी जो पैदा होने से नहीं होती। तो अक्वायर्ड में क्या है? एक्टिव कॉन्टैक्ट विद द डिजीज। अगर आपको कोई डिजीज हो रही है, यानी आपकी बॉडी उसने क्या किया है? खुद को रेजिस्ट किया है उस डिजीज के लिए, ठीक। नेक्स्ट है पैसिव प्लेसेंटा मदर्स मिल्क। हमें जो है गाइस हर बच्चे को ऐसा कहते हैं कि 6 मंथ तक जो है मदर्स मिल्क मिलना चाहिए। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि मदर्स मिल्क में जो है गाइस बहुत हाई अमाउंट में जो है एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो एक बेबी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। क्लियर?
नेक्स्ट है अक्वायर्ड में एक्टिव वैक्सीन किल एटेन्यूएटेड टॉक्सॉइड कंपोनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमारे जो बाकी के अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया जो हम बाहर से वैक्सीन्स वगैरह लेते हैं, ये उसका एग्जांपल है। एंड पैसिव इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यून सिस्टम इज द इम्यून सिस्टम जो हम बाद में मेडिसिन और वैक्सीन्स ले लेकर अपना बॉडी डेवलप करने के लिए और अपनी बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम बन जाता है। आई होप these points are very clear to you all. अब हम बात करते हैं गाइस इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री पे चल लेते हैं। 2 centuries पहले की बात है, यानी ऑलमोस्ट 200 years अगो की बात है गाइस। एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। हिज नेम वाज एडवर्ड जेनर। रियलाइज दैट मिल्कमेड्स हु हैड काउपॉक्स, वेरी माइल्ड डिजीज, डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। आपको पता है ये 200 साल पहले ना यूरोप की बात है। यूरोप में क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स, जैसे अभी कोविड-19 पेंडेमिक है ना, वैसे ही उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ी डिजीज हुआ करती थी, बहुत हाई अमाउंट में फैली, बहुत सारे जने मरे इस वाली डिजीज से। क्लियर? तो अब ये कैसे हुई, यहाँ जो एडवर्ड जेनर थे एक फिजिशियन, उन्होंने क्या नोटिस किया, मिल्कमेड्स मतलब जो गाय के पास, मतलब जो गाय जो काउज होती हैं उनका जो ख्याल रखती हैं मेड्स, दे आर कॉल्ड एज मिल्कमेड्स, राइट। उनका जो ख्याल रख रही हैं उनको काउपॉक्स भी हुआ है, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स। मैं यहाँ लिखती हूँ काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। ये जो दोनों डिजीज हैं गाइस, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या है, काफी रेलिवेंट है, काफी सिमिलर है। तो यहाँ पे नोटिस किया गया था जो मिल्कमेड्स थी उनको काउपॉक्स हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे वो क्या कर रही थी, उनकी बॉडी, जब हर कोई स्मॉल पॉक्स से मर रहा था, लेकिन वो मिल्कमेड्स जो थी उनको क्या हो रहा था, उनकी बॉडी रेजिस्ट कर पा रही थी स्मॉल पॉक्स को। इसके पीछे का रीजन क्या था, तो जेनर tried deliberately giving cowpox to people and found that they now resist to smallpox. फिर जेनर ने क्या किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्शन लगाया, वैक्सीनेशन दिया, किनको, बाकी जनों को, किसका, काउपॉक्स का। काउपॉक्स का वैक्सीनेशन देने से क्या देखा गया कि बहुत सारे जने फिर से स्मॉल पॉक्स रेजिस्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो दिस वाज बिकॉज स्मॉलपॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू काउपॉक्स वायरस। काउपॉक्स और स्मॉलपॉक्स काफी एक दूसरे से सिमिलर है। काउ इज वैक्सा। व्हाट इज काउ? काउ इज वैक्सा इन लैटिन। लैटिन में काउ को बोला जाता है वैक्सा, एंड काउपॉक्स इज नोन एज वैक्सीनिया। वैक्सीनिया कहा जाता है काउपॉक्स को। तो यहाँ से वैक्सीन जो टर्म है हमारा, वैक्सीन जो टर्म है ये एडवर्ड जेनर ने यहाँ से कॉइन कर दिया गया था। From these roots the vaccination has come into our usage. तो यहाँ से जो है वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आया है, हमारे पास आया है। मतलब अब मैं आपको यूरोप की बात बताई थी, तो यूरोप के टाइम, मतलब उस टाइम 200 साल पहले ना अमेरिका को इतना नहीं जानते थे। अमेरिका एक कंट्री थी जहाँ पे ना पॉपुलेशन थोड़ी कम थी। तो यूरोप वालों ने क्या किया ना, स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा चल रहा था और मतलब बहुत अनइवन डेथ कॉज हो रही थी। जैसे अभी चाइना ने हमें क्या भेजा, कोविड-19 भेजा ना, वैसे ही उस टाइम यूरोप ने ना अमेरिका को भेजा था स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के लिए अमेरिकन्स वर नॉट रेडी। उन लोगों को काफ़ी, उनके यहाँ पे काफ़ी फैल गया और बहुत सारी डेथ होने स्टार्ट हुई। इसके पीछे यूरोप का रीज़न क्या था, ताकि वो अमेरिका पे कब्जा कर सके। क्लियर? तो बेसिक ये थी हिस्ट्री, और ये है वैक्सीन जो टर्म है वो हमें कहाँ से मिला, तो ये हमें 200 साल पहले मिला। एक इंग्लिश फिजिशियन जो थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने बताया। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। अब नाउ अब वैक्सीन देखते हैं। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक सब्सटेंस दैट डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज व्हिच कैन बी डिलीवर्ड थ्रू निडल इंजेक्शन और बाय माउथ और बाय एरोसॉल्स। तो अब वैक्सीन जो है ये क्या है, ये एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है। एंटीजेनिक सब्सटेंस से क्या मतलब है आपका, अभी मैंने आपको बताया। जो वैक्सीन्स होती हैं गाइस, उसमें डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स बहुत वीक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जो एंटीबॉडी बनाएगा, यानी हमारे जो पैथोजन आए हमारी बॉडी में, उनके लिए दे आर नॉट वीक, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर देम, राइट। तो वैक्सीन जो है ये नीडल्स के थ्रू ली जाती है, नहीं तो हम माउथ के थ्रू ले लेते हैं, और नहीं तो एरोसॉल्स वगैरह के थ्रू, स्प्रेज वगैरह के फॉर्म में, राइट। वैक्सीनेशन इज द इंजेक्शन ऑफ अ डेड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म। अभी जो मैंने आपको बताया,
वो क्या करता है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है गाइज हमारे अंदर। इसीलिए आपको याद है बचपन में सबके वैक्सीनेशन कार्ड्स होते हैं, जिसका जिम्मा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। व्हेन अ बेबी इज बोर्न, तब से ही फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ बेबी एक वैक्सीनेशन स्टेटस दे दिया जाता है, एक वैक्सीनेशन कार्ड दे दिया जाता है कि इस टाइम पे इसको ये वैक्सीनेशन लगाना इज कंपलसरी। इसका रीजन क्या है कि अगर ये वैक्सीनेशन नहीं लगे तो आगे फर्दर बहुत सारी बीमारियां खड़ी है। तो हेपेटाइटिस के वैक्सीन लगते हैं और भी बहुत सारे पोलियो वगैरह के भी वैक्सीन वगैरह लगते हैं, तो इसलिए ये बचपन में ही लगा दिए जाते हैं। इम्यूनाइजेशन, अब वैक्सीन तो आपको बता दे, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और अ पर्सन स्टेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे एक पर्सन, एक इंसान या फिर एक एनिमल डिजीज से बच के रह सके। क्लियर? तो आई होप वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का डिफरेंस आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, राइट? Moving on towards the next. Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious disease and provide a disease specific means of prevention. बहुत सारी गाइज, अब तो कोविड-19 इतना बड़ा पेंडेमिक आया था, अब तो उसकी भी वैक्सीन बन गई। तो बहुत ऐसे जब जब पेंडेमिक्स आएंगे, कोई भी डिजीज आएगी, वी आर रेडी, हमारी बाकी जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिसर्च टीम्स आर रेडी कि उन लोगों को जो है बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी होंगे उनके खिलाफ वो मेडिसिन बना के हमें दे देंगे एंड वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetable and fruit and even meat contain varying amount of pesticide residue. यही एक रीजन है गाइस कि जो हमारे बाकी का खाने का कंटेंट है उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं। These form the public health program childhood immunization for preventing infectious diseases. और ये अभी मैंने आपको बताया, ये पब्लिक हेल्थ एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि क्या हमारा हेल्थ कार्ड स्टेटस होता है हर बच्चे का, उसको कब कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है, ये जो है पब्लिक के साथ साथ गाइस गवर्नमेंट की भी बराबर जिम्मेदारी बनती है इसकी। क्लियर? आई होप गाइज वैक्सीनेशन का प्रिवेंशन, हमने ट्रीटमेंट पढ़ लिया, डिजीज का प्रिवेंशन पढ़ लिया, ये सब आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ गाइज हमारा जो है व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेशन आपके लिए खुला है गाइज, यू आर फ्री, देयर इज नो चार्जेस, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड दूसरी चीज, जो चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब द सिंकोरी एजुकेशन, बिकॉज सिंकोरी एजुकेशन गाइज वर्क्स फॉर शिक्षा। यहाँ पे कोई भी 2 या 4 वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का अमाउंट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब प्यारे बच्चों के लिए यहाँ जो है एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में अपने चैप्टर का नेम भी बता देना कि मैम अब ये चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। तो गाइस हमने बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमने जो है 2 केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है हम फिजिक्स पे मूव ऑन करेंगे। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।